भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक बार फिर नई ऊर्जा आती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि अमेरिका जल्द ही भारत के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता इंडोनेशिया के साथ हुए हालिया करार की तर्ज पर हो सकता है, जिससे अमेरिकी व्यापारिक हितों को भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार में गहरी पैठ मिल सके। 16 जुलाई 2025 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ट्रंप ने यह संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कल एक समझौता हुआ और एक और जल्द हो सकता है, शायद भारत के साथ। इस बयान को अमेरिका की आगामी व्यापार नीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो विशेष रूप से भारत को केंद्र में रखती है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ संभावित व्यापार समझौता बिल्कुल उसी प्रारूप में हो सकता है जैसा कि अमेरिका ने अभी हाल ही में इंडोनेशिया के साथ किया है। इस समझौते के अनुसार इंडोनेशियाई वस्तुओं पर अमेरिका में 19% का टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि अमेरिकी उत्पाद इंडोनेशिया के बाजार में बिना किसी टैरिफ और बाधा के उपलब्ध होंगे। इससे अमेरिकी कंपनियों को बड़ा व्यावसायिक लाभ मिलेगा और अमेरिकी वस्तुएं उन देशों के बाजारों में बगैर रोक टोक के पहुंच सकेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कहा, भारत इंडोनेशिया की तरह ही काम कर रहा है। हमें भारत के बाजार में एंट्री मिल रही है, जहां अब तक हमारी कोई बड़ी पहुंच नहीं थी। अब हम टैरिफ के जरिए वहां प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत के डेयरी, कृषि और वाहन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाना चाहता है, लेकिन भारत की घरेलू नीतियां, स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के संकल्प ने अब तक अमेरिका को इन क्षेत्रों में सीधी एंट्री नहीं दी है। खासकर डेयरी उद्योग को लेकर भारत बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि इसमें करोड़ों ग्रामीणों की आजीविका जुड़ी हुई है। भारत सरकार अमेरिका से आने वाले जिन संशोधित कृषि उत्पादों, हार्मोन युक्त दूध और बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स के वर्चस्व को लेकर सतर्क है। यही कारण है कि अमेरिका का प्रवेश अब तक सीमित रहा है। लेकिन अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडोनेशिया मॉडल के तहत भारत के साथ भी उसी प्रकार की डील की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि अमेरिका को इन क्षेत्रों में बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल फिलहाल अमेरिका में मौजूद है, जो टैरिफ, शुल्क और व्यापार बाधाओं को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। सूत्रों की अगर माने तो वार्ता का मुख्य फोकस ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद और फार्मा सेक्टर में व्यापारिक अड़चनों को दूर करने पर है। भारत इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी संभावित समझौते में उसके घरेलू उद्योगों, विशेषकर लघु, कुटीर और कृषि आधारित व्यवसायों को नुकसान न पहुंचे। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि व्यापार घाटा और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक रणनीति शुरू से ही अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित रही है। उनका उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना, अधिक टैरिफ वसूलना और अमेरिकी कंपनियों को विदेशी बाजारों में वरीयता दिलाना है। उन्होंने कहा कि हम सबसे बेहतर व्यापार तभी कर सकते हैं जब हमें पत्र लिखा जाए कि 20, 25, 30 या 35% टैरिफ हमसे वसूला जाएगा। यह बयान बताता है कि ट्रंप भारत जैसे देशों के साथ एक तरफा लाभ के आधार पर डील करना चाहते हैं, जहां अमेरिकी उत्पादों को खुली छूट दी जाए, जबकि उनके आयात पर भारत शुल्क लगाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि ट्रंप के इस बयान को सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। 2024 के चुनावों के बाद एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व करने वाले ट्रंप भारतीय अमेरिकी समुदाय को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका में एक प्रभावशाली वोट बन चुका है। साथ ही भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्तों को दिखाकर वे चीन पर अमेरिका की निर्भरता घटाने की दिशा में भी यह कदम बढ़ा रहे हैं। यदि यह व्यापार समझौता होता है तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई आर्थिक ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन साथ ही भारत के लिए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि इस समझौते में घरेलू हितों की रक्षा, स्वदेशी उद्योगों की सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन बना रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक स्पष्ट चेतावनी भी है। यदि भारत वैश्विक व्यापार मंच पर बड़ी भूमिका चाहता है तो उसे अपने बाजारों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। अब देखना यह है कि भारत किस रूप में इस प्रस्तावित समझौते का जवाब देता है, सौदेबाजी के साथ या आत्मनिर्भरता की रक्षा करते हुए।
खबरों में अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में सत्ता और सड़कों की जंग एक बार फिर हिंसक हो गई है। गोपालगंज में नवगठित विपक्षी पार्टी एनसीपी और सत्तारूढ़ आवामी लीग के बीच हुई झड़प ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत और कई घायल हो चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हिंसा उस जिले में हुई जिसे आवामी लीग का गढ़ और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का गृहनगर माना जाता है। बुधवार को गोपालगंज जिले में विपक्षी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी की एक राजनीतिक रैली को लेकर हालात अचानक बेकाबू हो गए। एनसीपी कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच झड़प के बाद जब पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की तो भीड़ और उग्र हो गई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान दीप्तो साहा, रमजान काजी, सोहेल मुल्ला के रूप में हुई है, जबकि एक मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा 9 अन्य लोग गोली लगने की वजह से घायल हुए हैं और गोपालगंज जनरल अस्पताल में इलाजरत हैं। एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम का आरोप है कि रैली शुरू होने से पहले ही आवामी लीग के समर्थकों ने हमला किया, मंच तोड़ा और लाठी डंडों से कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों को पीटा। जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे यह झड़प हिंसा में तब्दील हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव चरम पर है। प्रशासन ने 4 अतिरिक्त पैरामिलिट्री प्लाटून तैनात कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सबसे विवादास्पद बयान एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम ने मंच से ही दिया। उन्होंने खुलेआम शेख मुजीब की विरासत को समाप्त करने की बात कही और कहा कि वे गोपालगंज को मुजीबवाद से मुक्त कराएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी पार्टी खुद न्याय करेगी। वहीं अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस हिंसा की निंदा करते हुए आवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात कही है। यह हिंसा सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि बांग्लादेश में आने वाले दिनों में सत्ता के समीकरण बदलने का भी संकेत है। बता दें कि इजराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पर ड्रोन और बम से हमला किया, जिसमें दमिश्क में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इजराइल ने हमले की पुष्टि की है, इसे ड्रूज पर हमले का बदला बताया है। इस हफ्ते में इजराइल सीरिया तनाव बढ़ा है और युद्ध की आशंका पैदा हुई है। आईडीएफ ने ड्रूज पर हो रहे हमले का बदला लिया है। आईडीएफ के जवानों ने सीधे राजधानी दमिश्क में सेना के मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय पर अटैक कर दिया। अटैक में दोनों बिल्डिंग के ध्वस्त होने की बात कही जा रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जिस तरीके से इजराइल ने ड्रोन अटैक किया, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या अब जंग की लोकेशन बदल गई है। 15 जुलाई को ड्रोज मुद्दे को लेकर इजराइल और सीरिया ने समझौता किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इजराइल ने अटैक कर दिया। सीरियाई सेना के मुताबिक इजरायली ड्रोन ने दमिश्क के उमैद स्क्वायर के आसपास अटैक किया है। हमले की वजह से सीरिया को कितना नुकसान हुआ उसका आकलन अभी तक नहीं हुआ है। कुछ लोगों के मारे जाने की बात जरूर कही जा रही है। इजरायली मीडिया की अगर माने तो जब इजराइल डिफेंस फोर्स के जवान दमिश्क पर हमला कर रहे थे, उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तेल अवीव स्थित एक कोर्ट में थे। नेतन्याहू कोर्ट में कतर गेट मामले में गवाही के लिए आए थे। रिपोर्ट की अगर माने तो जज को जब इस बात की खबर मिली कि दमिश्क पर हमला हो गया है तो उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई को स्थगित कर दी। नेतन्याहू इसके बाद वार रूम में मीटिंग करने आ गए। सीरिया की नई सरकार को तुर्की और सऊदी अरब का करीबी माना जाता है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा सऊदी की क्राउन प्रिंस के करीबी हैं। हाल ही में सऊदी और तुर्की की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा के साथ डील की बात की। अमेरिका ने अल शरा का खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरीके से अब इजराइल ने सीरिया पर अटैक कर दिया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा। सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका ने दोनों देशों से सीज फायर करने के लिए कहा था। इजराइल और सीरिया दोनों वर्तमान में अमेरिका के करीबी है, लेकिन दमिश्क पर इजरायली हमले ने दोनों के बीच तनातनी बढ़ा दी है। सीरिया अगर समझौता नहीं करता है तो इजराइल को एक और जंग में कूदना पड़ सकता है। इजराइल पिछले 2 सालों में यमन, ईरान, लेबनान और गाजा में जंग लड़ चुका है। आज इसी मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। कई देश इजराइल के इस हमले को रक्षात्मक कार्रवाई बता रहे हैं। कुछ देश इसे संप्रभुता पर सीधा हमला कह रहे हैं। सीरिया के पास रूस, ईरान और अब तुर्की का समर्थन है। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका और फ्रांस जैसे देश खड़े हैं। इस हमले से
मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। एनालिस्ट मानते हैं कि यह हमला सिर्फ एक बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि इजराइल की रणनीतिक चेतावनी है कि दमिश्क की सत्ता अगर ड्रोज या सीमा पर किसी आतंकी गतिविधि को नजरअंदाज करती है तो जवाब सीधे सत्ता के केंद्र में दिया जाएगा। इजराइल की सैन्य नीति डायरेक्ट डिटरेंस, सीधा प्रतिरोध पर चलती है और यह हमला उसी नीति का विस्तार है। अब सारी निगाहें संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका पर हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र इजराइल की कार्रवाई की निंदा करेगा या फिर सीधे ही सीरिया को जिम्मेदार ठहराएगा? इस सवाल का जवाब शायद अगले 24 घंटे में मिलेगा, लेकिन फिलहाल दमिश्क जल रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध की आहट अब और तेज हो गई है।